जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने तेलंगाना में संभाल रखी है पूरी जिम्मेदारी। बताएंगे कैसे। सीधे केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई किलोमीटर तक राहुल गांधी ने निकाली है बड़ी जनसभा। बताएंगे आपको किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे बीआरएस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ने वाली है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हार मान ली है। बताएंगे आपको कैसे अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी जिसे अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही थी, उसके नामांकन रद्द होने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठने वाले बड़े नेता ने अपने पद से अचानक इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसी के साथ में कमलनाथ को चुनौती देने पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कई सारे लोगों ने नामांकन के बाद अपने नाम वापस ले लिए हैं। बताएंगे आपको कमलनाथ का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों फालोदी सट्टा बाजार किस तरीके के संकेत दे रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना को लेकर, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केसीआर बीआरएस पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तेलंगाना में परिवर्तन के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने अब घुमाकर कान पकड़ने की जगह सीधे कान पकड़ना शुरू कर दिया है। यानी केसीआर पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। आपको बता दें कि शादनगर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जो राहुल गांधी के लिए मंच तैयार किया गया था, उसमें एक एटीएम बनाया गया, इसमें कालेश्वरम एटीएम लिखा हुआ था। यानी दोस्तों जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट लाखों करोड़ रुपए का था, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला केसीआर परिवार पर करने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कालेश्वरम एटीएम दिखाते हुए जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि जनसभा के बाद राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि पदयात्रा करने के लिए निकल गए। लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रात में पदयात्रा करते दिखाई दिए, जहां पर दूर दूर तक केवल हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा था। तेलंगाना में पूरी तरीके से जमीनी स्थिति पलट चुकी है। बीजेपी समर्थित पार्टी यानी बीआरएस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में जनता दिखाई दे रही है। जगह जगह जन सैलाब इस तरीके के संकेत दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाइयों को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं मोदी नहीं हूं, मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। तेलंगाना में एक एक वादा धरातल पर लागू किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी के द्वारा अमित शाह को भेजकर कुछ लोगों के सामने ये वादा करने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी की तेलंगाना में सरकार बनेगी तो ओबीसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए जमकर अमित शाह और बीजेपी के नेताओं के बयान के मजे लिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को बमुश्किल 2% वोट भी नहीं मिलेगा और ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बोलना ठीक वैसे ही है जैसे भाजपा के लोग अमेरिका में जाकर बोलने लगे, प्रधानमंत्री जाकर बोलने लगे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ओबीसी समाज का बनाऊंगा। यानी जहां इनके वोट ही नहीं है, वहां पर ये मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का कैसे बनाएंगे। यानी राहुल गांधी के मजाकिया अंदाज को देखकर लोग हंसने भी लगे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी की ट्रोलिंग की है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ मणिपुर बीजेपी के लिए मिजोरम में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला लिया है कि मिजोरम को याद दिलाना पड़ेगा कि मणिपुर जैसे हालात बीजेपी की सरकार बनेगी तो बना दिया जाएगा। दरअसल सोनिया गांधी की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए मिजोरम की जनता से पार्टी के हक में वोट करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी एमएनएफ पार्टी एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं पर गठबंधन सरकार का हिस्सा रही जेडपीएम भी पूरा दम दिखा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सत्ता पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। सोनिया गांधी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि मणिपुर के अंदर बीजेपी ने समाज को कई हिस्सों में बांट दिया है। 6 महीने से लोग पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन शांति और सुलह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। हिंसा के 6 महीने बीतने के बावजूद उन्होंने मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा है। मिजोरम को अपने दिल के करीब बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने कई बार मिजोरम का दौरा किया है। आपकी परंपरा और संस्कृति, आपके भूमि की सुंदरता और समृद्धि ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी है। मैं आज आप सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करती हूं। आप लोगों का स्नेह और अपनापन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद उन्होंने मिजोरम के अंदर बीजेपी को दूर रखने के लिए जनता से अपील भी की है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सारे वादे सोनिया गांधी ने गिनवाए हैं और मिजोरम क्योंकि एक क्रिश्चियन स्टेट है, तो ऐसे में बीजेपी तमाम कोशिश के बावजूद सीटें नहीं जीत पा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के अंदर बीजेपी की विफलता को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपनी हार मान ली है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लिखा हुआ करता था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान नीचे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लोगों ने कह दिया है कि अब शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और मुख्यमंत्री तो वो बनने ही नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ में मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक स्तंभकार ने पूरी रिपोर्ट दी है। न्यूयॉर्क के लिए अपना कॉलम लिखने वाले थॉमस एल
फ्रीडमैन ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जारी युद्ध को लेकर भारत से 2008 के हिंसा से जोड़कर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि 2008 में जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार ने संयम बरता था और मामले को इंटरनेशनल स्तर पर ले आकर पाकिस्तान की पोल खोली थी, जिसके कारण पाकिस्तान अलग थलग हो गया था। और यही एक अच्छा तरीका होता है किसी भी आतंकवादी हमले का जवाब देने का। इजराइल ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उसके बाद से चारों ओर तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है और इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार की तारीफ की गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर मनमोहन सिंह सरकार ने जो फैसला लिया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत दिखाए गए कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है और दुनिया भर ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का विरोध किया था और बाद में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में भी डाला गया, यानी आतंकवाद को सपोर्ट करने के कारण दंड भी दिया गया था। लेकिन बीजेपी के लोग मनमोहन सरकार को आतंकवाद के मामले पर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने का आरोप लगाते आए हैं। हालांकि दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनमोहन सिंह की कार्रवाई की जमकर तारीफ की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन पर भाजपा को बड़ी उम्मीद है, महासचिव होने के कारण माना जाता कि बीजेपी उन्हें केंद्र की राजनीति करवाएगी, लेकिन उल्टा विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के नंबर 1 सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे थे और अब समझ में आने लगा है कि शायद उन्हें हार का डर सता रहा है। दरअसल दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय ने एक नामांकन दाखिल किया और नामांकन में सब कुछ बताना पड़ता है प्रत्याशी को कि कौन सा केस उनके खिलाफ चल रहा है, केस का क्या स्टेटस है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगा है कि इनके खिलाफ चल रहे एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप पर जो केस दर्ज किया गया था, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है। और इसी के साथ में कैलाश विजयवर्गीय पर एक और मामला फरारी का छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी के पक्षधर अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि इंदौर विधानसभा 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन फॉर्म भरते समय उनके ऊपर बंगाल के दुष्कर्म का मामला और छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर एक और मामले की जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी है। 2 मामले छुपाए गए हैं। इसका सीधा मतलब चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। यानी कैलाश विजयवर्गीय को लेकर यह चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान की जगह उन्हें आगे कर सकती है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन शायद उनका अब नामांकन होने के बाद नामांकन रद्द होना काफी आसान दिखाई दे रहा है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द कार्रवाई करे। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ तेलंगाना के अंदर बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद जी विवेक वेंकटेश स्वामी, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बीजेपी के केंद्रीय स्तर के फैसले लेने वाली कमेटी में बैठते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी जी विवेक वेंकटेश स्वामी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के काफी करीबी नेता है। तेलंगाना के चुनाव से पहले पूर्व सांसद के इस्तीफे के बाद तेलंगाना बीजेपी में हलचलें मची हुई है। आपको बता दें कि वेंकटेश स्वामी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम चुके हैं। वेंकटेश स्वामी ने तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी को पत्र लिखकर अपने फैसले से अवगत कराया है। पूर्व सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं, यानी केंद्रीय स्तर पर बीजेपी जो बड़े फैसले लेती है उसमें इस बोर्ड का सबसे बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, एक तरीके से हाई पावर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, जिन्होंने यह इस्तीफा दिया है और तेलंगाना के संकेत दे दिए हैं कि राज्य में किसके पक्ष में लहर चल रही है। साथ साथ शिवराज सरकार को क्या जनता ने नकार दिया है। दरअसल शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट अपने पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुलसी सिलावट को सुनने के लिए लाल कलर की जहां देखो खाली कुर्सियां नजर आ रही थी। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बड़ी बड़ी बातें की गई। हालांकि जनता है ही नहीं तो ये बातें सुनेगा कौन। इसके बाद स्पष्ट हो चुका है कि जनता का संदेश क्या आ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट किया गया है। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण की आग जहां तहां देखने को मिल रही है। यही बड़ा कारण है कि अब राजनीतिक दलों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में 32 पार्टी के लोग मौजूद रहे। शरद पवार खुद मौजूद थे। 3 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान स्पष्ट जानकारी दे दी गई है कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मराठा आरक्षण के सपोर्ट में हैं। और इसके बाद शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जाहिर की है कि मराठा आरक्षण होना चाहिए। ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में लाया जाएगा और किसी अन्य समुदाय को इससे नुकसान ना हो, इस तरीके से कानून लाया जाए। आरक्षण की मांग को लेकर एक महिला समेत 9 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। दोस्तों, साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट वितरण के बाद अब संघन जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करने जा रही है। इन प्रचार प्रसार में कमलनाथ की ओर से दी गई 11 गारंटियों को बड़े नेता की मौजूदगी में विभिन्न माध्यमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के पत्र को भी जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। ये काम बाकायदा पार्टी के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। इन योजनाओं के लिए एक पूरी रूपरेखा तय की गई है। 3 नवंबर से करीब 10 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी अपना रही है, मध्य प्रदेश में भी वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जनता तक कांग्रेस पार्टी के वादे पहुंचाए जा रहे हैं। यानी दोस्तों,
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से बहसबाजी करने और बेतुकी बात करने, हमास, तालिबान, इस तरीके की बातों का जवाब देने से बेहतर कांग्रेस पार्टी ने समझा है कि अब वो जनसंपर्क करेंगे, सीधा जनता से संपर्क करेंगे और बीजेपी नेताओं के बयान पर ज्यादा कोई रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। दरअसल बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व के मामले पर कांग्रेस पार्टी बयान दे और बाद में चुनाव को एक तरफा कर दिया जाए हिंदुत्व के मामले पर। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की स्ट्रेटजी बनाई थी, उसी तरीके से अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के अंदर वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जनता तक अपने वादों को पहुंचाया जा रहा है, गारंटीज को पहुंचाया जा रहा है, ताकि जनता इधर उधर की बातें ना सुनकर केवल गारंटी के बारे में सोचे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें क्या क्या योजनाएं प्रदान करेगी। साथ साथ नाम वापसी से पहले छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी ने अपने नाम वापस लिए थे, जिसमें 64 से गणेश और छिंदवाड़ा विधानसभा से नितिन वर्मा ने अपना नामांकन वापस लिया और इसके बाद कई सारे और लोगों ने एक के बाद एक अपना नामांकन वापस लिया है। यानी छिंदवाड़ा में नामांकन वापस लेने का एक सिलसिला जारी है। यानी क्या कमलनाथ के समर्थन में वापस से नेता आ गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका है। बीजेपी यहाँ सेंधमाड़ी करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण का असर देखने को मिलेगा, यानी आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई सारे जिले हैं जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल और बुरहानपुर है, जिसमें बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह डर है कि कहीं महाराष्ट्र से उठी आरक्षण की मांग मध्य प्रदेश ना पहुंच जाए और चुनाव पर इसका असर ना देखने को मिले। वैसे भी अगर मांग मध्य प्रदेश भी पहुंच जाती है तो असर बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही मराठा आरक्षण की बात कही थी, उनकी सरकार बन गई, केंद्र में भी उनकी सरकार है, इसके बावजूद वादा पूरा नहीं किया गया है। साथ साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी पट्टा अपने गले में डाले हुए शख्स से जब ये सवाल पूछा गया कि आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वोट तो प्रियंका गांधी जी, राजीव गांधी जी के परिवार को जाएगा, अपने खानदान को दूंगा। ये पहनने से क्या होता है, यानी भाजपा का पट्टा पहनने से क्या होता है, सपोर्ट तो हम लोग गांधी परिवार को कर रहे हैं। इस तरीके के कई सारे वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से उनको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, बोले भारत की ओर से दावा किया गया है कि सबसे पॉपुलर फुलादी सट्टा बाजार में ये चर्चाएं चल रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी 60 से 65 सीटें जीतकर इस बार अपने पुराने आंकड़े को भी तोड़कर आगे बढ़ जाएगी, जबकि बीजेपी 20 से 27 सीटों पर आकर अटक जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिल सकती है, जबकि तेलंगाना में 60 से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 3 राज्य स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। बाकी राजस्थान की बात करें तो स्थिति अभी मुकाबले वाली है। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बसपा का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने जयपुर के अंदर बसपा की सदस्यता ली है। प्रदेश के प्रभारी भी मौजूद रहे। राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम और प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी मौजूद रहे। वहीं पर एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड में अपना समर्थन वापस ले लिया है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या झारखंड के अंदर सरकार गिराने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले गोपनीयता चाहते हैं ताकि उन्हें कोई और सरकार परेशान ना करे। मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखा है कि जनता को यह जानने का हक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है। वो चाहते हैं कि जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से मिल रहा है। भाजपा के लोग ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, लेकिन केवल बातें ही करते हैं। कोर्ट में जाकर तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के खिलाफ टिप्पणियां कराई जा रही है। साथ साथ दोस्तों, कमलनाथ सरकार गिराने वाले सिंधिया समर्थकों को भी टिकट नहीं मिलने के बाद क्या ये मैसेज पूरे देश भर के अंदर भेज दिया गया है कि अगर वो बीजेपी की बात मानेंगे और वर्तमान सरकार को गिराएंगे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनका सम्मान करेगी, अगले चुनाव के अंदर ये टिकट काट दिया जाएगा। और हो सकता है कि शिवसेना सरकार को गिराने वाले सिंधे गुट के विधायकों को भी अब ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट तो कर दिया, एनडीए की सरकार तो बना दी, लेकिन उनको टिकट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। साथ साथ दोस्तों, कुर्सी किसी की भी नहीं होती है, कुर्सी बदल जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रही यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से ये टिप्पणी की गई है। क्या शिवराज सिंह चौहान को वो मैसेज देना चाहती है कि आप ज्यादा कुर्सी के पीछे मत भागिए? साथ साथ दोस्तों, रवीश कुमार ने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को भारत सरकार चेतावनी जारी करती है कि आईफोन सुरक्षित नहीं है, आईफोन में इतनी खामियां हैं कि अटैकर इससे जानकारी उड़ा सकते हैं। उच्च स्तरीय चेतावनी दी गई थी। 27 अक्टूबर को ही चेतावनी जारी करने वाले मंत्रालय के दोनों मंत्रियों ने आईफोन को लेकर ट्वीट किया था कि आईफोन भारत में बन रहा है, टाटा इसको बना रहा है। सवाल यह है कि इनके मंत्रालय को कैसे पता चला था कि फोन सुरक्षित नहीं है, और जब ये पता चल गया था तो मंत्री इसका प्रचार क्यों कर रहे थे? साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर एक नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, और स्ट्रेटजी ये है कि बीआरएस और एआईएमआईएम को जो मुस्लिम समाज का वोट मिलता है उसे इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में पहुंचाया जाए। मिली जानकारी ये है कि जमाते इस्लामी ने तेलंगाना के
अंदर जनता का मूड जानने की कोशिश शुरू कर दी है और चुनाव से 15 दिन पहले उनकी ओर से ऐलान किया जा सकता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दरअसल जमाते इस्लामी हिंद ने 2018 के अंदर केसीआर की पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन अगर इस बार वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट का ऐलान कर दे तो समीकरण पूरी तरीके से राज्य में पलट जाएंगे और AIMIM के BRS के साथ में होने का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा जब ED और CBI और इनकम टैक्स से काम नहीं चलता तो पुरानी लत अपनाने लगते हैं, बीजेपी के लोग जासूसी कराने लगते हैं। सांसद प्रियंका गांधी अंतागढ़ और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। सुकमा के जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी है देश को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा के लोगों ने क्या किया है उन्हें बताना चाहिए। साथ साथ दोस्तों बीजेपी सांसद राकेश सिंह बोले, कहा पन्नी, छाता, तिरपाल और साड़ी बांटने से कोई चुनाव नहीं जीतता। शायद बीजेपी के नेता की अकल खुल गई है। उन्हें ये बात अपने उन नेताओं को समझानी चाहिए जो लोग साड़ी बांटकर जनता की भीड़ जुटा रहे हैं और कहीं न कहीं वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये कहा गया है कि वो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगी, यानी भाजपा के कैंडिडेटों को जिताने की अपील भी जनता के बीच में जाकर नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया है, केवल चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद क्यों वो बीजेपी के नेताओं के पक्ष में वोट नहीं मांगना चाहती है? क्या उनकी नाराजगी है या फिर उनके समझ में आ गया है कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल चुका है? साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की है कि उनको विकास से वंचित रखा जा रहा है, इसीलिए वो लोग वोट नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत कुरेड़ा दादर के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उनके विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, केवल 5 साल में एक बार लोग आते हैं। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के एक गांव ने ऐलान किया है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। उनका कहना है कि 15 साल से हमारी 5 मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है। अगर ये मांगे आने वाले चुनाव से पहले पूरी नहीं की गई तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। साथ साथ तेलंगाना के आगामी चुनाव को लेकर पोल श्री आत्म साक्षी ग्रुप की ओर से एक सर्वे कराया गया है, जिसमें सटीक भविष्यवाणी का दावा करते हुए दावा किया गया है कि BRS पार्टी को लगभग 42% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 36% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है, बीजेपी को 10% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इसी सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग चाहते हैं कि BRS पार्टी की सरकार ना बने, और क्योंकि इन सर्वे के अंदर बीजेपी को तो मात्र 10% वोट शेयर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कुछ सीटों पर जहां करीबी मुकाबला है, BRS पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 और बीजेपी 1 सीट पर आगे है। इस सर्वे के अंदर दावा किया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपने चुनावी रणनीति को बदलकर जमीन तक ये मैसेज पहुंचा दे कि BRS पार्टी हार रही है और बीजेपी मुकाबले में नहीं है, त्रिकोणीय नहीं बल्कि BRS और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है, तो बीजेपी के वोट शेयर शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकते हैं जो BRS पार्टी के खिलाफ में खड़े हुए हैं। साथ साथ रायसेन जिले के भोजपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा ने सीधी जिले के चुरहट सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। चुनाव में नामांकन दाखिल किया गया था, जिसके बाद नामांकन को होल्ड किया गया, लेकिन जो कमियां थी उसे दूर कर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की सियासत में हलचलें मच गई है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। साथ ही कई सारे नेता दल बदल की अटकलों को और तेज कर रहे हैं। इस बीच महान दल पार्टी के नेता और चीफ केशव देव मौर्य जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इकाना स्टेडियम को लेकर की गई उनकी पोस्ट के बाद फिर से अखिलेश यादव के साथ में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ के इकाना स्टेडियम को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। सपा चीफ का कहना है कि उनकी सरकार ने प्रदेश को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाकर दिया, बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। केशव देव मौर्य की ओर से अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की गई है और इसके बाद संकेत यह है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उनको प्रयागराज से मैदान में उतारा जा सकता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था। साथ साथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि ऐसा क्यों है कि सत्ताधारी पार्टी को अधिक चंदा जाता है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर ऐसा क्यों है कि सरकार में रहने वाली पार्टी को ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस पर सरकार के सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड अगर वाकई में ठीक है तो विपक्षी पार्टियों को भी उतने पैसे मिलने चाहिए थे जितने सत्ताधारी पार्टी को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी को कई गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी के कंपेयर में मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कोर्ट ने भी पूछा है, जवाब तो अभी तक मिला नहीं है। साथ साथ छिंदवाड़ा के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे 16 प्रत्याशियों ने ऐसा नामांकन भर दिया जिसमें कुछ खराबी थी, जिसके कारण उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यानी 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और बाकी 16 प्रत्याशियों के नामांकन
नामांकन खारिज कर दिए गए हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं थे। इस तरीके से कमलनाथ के लिए राहत की खबर है दोस्तों। शासन मध्य प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ के सर्वे सामने आए हैं। मालवा क्षेत्र के अंदर बीजेपी को 18 से 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 43 से 47 सीटें, महाकौशल रीजन के अंदर बीजेपी को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 18 से 22 सीटें मिल रही है। इस तरीके से सर्वे में कांग्रेस पार्टी को लीड बताया जा रहा है और धीरे धीरे जितने भी सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर तो स्थिति एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को लेकर और राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी को अपनी नई तैयारियों के साथ मैदान में उतरना पड़ रहा है। नई स्ट्रेटजी लेकर कांग्रेस पार्टी उतर रही है। देखते हैं इससे पार्टी को कितना फायदा मिलता है। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे